तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक पार्टी का नजारा देखते हैं जहां सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहां एक कोल नामक लड़का काफी परेशान लग रहा था। वो सभी से अपने भाई डकेट के बारे में पूछ रहा है जो उसे कहीं नहीं मिल रहा है। फाइनली कोई उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ भेज देता है, सेइंग कि डकेट काफी बुरी हालत में है। अब ये लड़का उस कमरे तक पहुंचता है और बार बार डकेट को बाहर आने कहता है, लेकिन डकेट कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में वो अब कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल होता है, जहां डकेट उसे एक ट्रांस की स्थिति में मिलता है। पूछने पर डकेट अजीब बातें करने लगता है, सेइंग कि पापा ने कहा है कि तुम सभी लोगों को चोट पहुंचाओगे। अब ये बातें डकेट के भाई को बहुत अजीब लगती है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन डकेट कुछ समझ ही नहीं पाता। उसकी हालत लगातार खराब होने लगती है और वो एकदम से अपना आपा खो बैठता है। डकेट बीच पार्टी में ही अपने ही भाई को स्टैब करके मार डालता है, जिसके बाद वो खुद की आंखों में भी वही चाकू घुसेड़ लेता है। इस हादसे की अफरा तफरी के साथ ये सीन कट होता है। तो आगे हम मिया नाम की एक टीनेजर से मिलते हैं जो बहुत परेशान लग रही है। हमें पता चलता है कि कुछ वक्त पहले ही मिया ने अपनी मॉम को खो दिया, जिस कारण वो बहुत डिप्रेस्ड रहती है। उसे संभालने वाली सिर्फ उसकी आंट है, जिनकी बेटी जेड और बेटा राइली के साथ मिया काफी क्लोज है। मिया का रिलेशनशिप अपने पिता मैक्स के साथ कुछ खास नहीं था। दूसरी तरफ हम राइली से मिलते हैं जो कि 12-13 साल का ही है और वो अपने दोस्त जेम्स के साथ होता है। जेम्स राइली को सिगरेट पीने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, लेकिन राइली ऐसा नहीं करता। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि राइली अपने दोस्तों के साथ मिंगल करने की काफी कोशिश करता है, बट एज मोस्ट टीनेजर्स उसके लिए ये दौर मुश्किल था। इसी बीच यहाँ मिया आती है जो राइली को घर ले जाने लगती है। रास्ते में हम राइली और मिया के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं। अब आगे जाते हुए अचानक से ही कार के सामने एक कंगारू आ जाता है। मिया और राइली देखते हैं कि ये कंगारू काफी ज्यादा जख्मी हालत में है और राइली मिया को वेट्स को फोन करने कहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये जानवर ऑलमोस्ट मर चुका था। तब राइली सजेस्ट करता है कि मिया को इस कंगारू को मार ही देना चाहिए ताकि इससे उसका पेन तो एटलीस्ट खत्म हो, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती और वहां से राइली को लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर हम फिल्म के नेक्स्ट कैरेक्टर जेड से मिलते हैं जो मिया की काफी अच्छी दोस्त है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं और मिया जेड को याद दिलाती है कि वो राइली को पिकअप करना भूल गई थी, लेकिन जेड बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी जिसका नाम है डैनियल। यहाँ ये बात भी रिवील होती है कि पास्ट में मिया डैनियल को पसंद करती थी। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मिया जेड को एक वीडियो चैट दिखाती है जहां सपोजेडली एक लड़की पजेस्ड हालत में थी। इस लड़की की आंखें बड़ी और काली हो चुकी थी जो नॉर्मल इंसानों को बहुत डरावनी लगेगी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक तरह का नया गेम है जो मिया और जेड के दोस्तों के बीच कॉमन है। ये गेम हेली नाम की एक लड़की शुरू की है और वो आज रात किसी पार्टी में फिर से ये गेम खेलने वाले हैं। मिया यहाँ इस पार्टी में जाना चाहती थी और वो जेड को भी इनवाइट करती है, लेकिन जेड साफ साफ कह देती है कि ये सब सिर्फ फेक वीडियोस है और उसे इस सब में नहीं पड़ना। तब मिया जेड को ये याद दिलाती है कि आज उसकी मॉम का 2nd डेथ एनिवर्सरी है और वो घर पे अकेले रहकर सब कुछ याद नहीं करना चाहती। तो ऑब्वियसली इस तरह की बात सुनकर जेड मान जाती है कि ठीक है चलो पार्टी चलते हैं। तो उस रात आंटी के सो जाने के बाद मिया और जेड इस पार्टी के लिए निकलते हैं और राइली भी आने की जिद करता है। जेड उसे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मिया मान जाती है। तो आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां हम मिया और जेड के दोस्तों से इंट्रोड्यूस होते हैं और इनके नाम थे हेली, जॉस एंड ऑफ कोर्स डैनियल। पार्टी में कदम पड़ते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ कोई भी मिया को खास पसंद नहीं करता था। हेली जेड से कहती है कि मिया डिप्रेसिंग है और उसे अब भी डैनियल में इंटरेस्ट है, लेकिन जेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब फाइनली वो गेम शुरू होता है जिसके लिए सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हेली बताती है कि इस गेम का नाम है टॉक टू मी। हम काउंटर के एक तरफ एक अजीब सा सेरामिक हाथ देखते हैं जो हैंडशेक के मुद्रा में बनाया हुआ था। हेली सभी को रूल्स बताती है कि इस हाथ से हाथ मिलाना होता है, जिसके बाद कहना है टॉक टू मी। उसके बाद कोई एंटिटी यानी शैतान तुम्हारे अंदर दाखिल होगा, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए। 90 सेकंड बाद हाथ छोड़ देना है और एक कैंडल बुझाना है, सिग्निफाइंग कि शैतानी दरवाजा बंद हो गया है। बेटा ये दरवाजा खोलना ही नहीं था, खोल के बंद करना बहुत रिस्की है। खैर इस 90 सेकंड्स में ये एंटिटी आपका कोई तो सच आपके सामने ले आती है। अब मिया इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड थी और वो पूछती है कि अगर किसी ने 90 सेकंड्स में ही हाथ नहीं छोड़ा तो। इस पे हेली बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एंटिटी हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाएगी। हेली पूछती है कि कौन आगे आना चाहेगा और सबसे पहले मिया ही हाथ उठाती है। यहाँ से एक डरावना खेल शुरू होता है जहाँ मिया को चेन से बांध दिया जाता है।
हेली उसके ठीक सामने एक कैंडल जलाती है और बताती है कि ये डोर खोलने का जरिया है, वो दरवाजा जो हमारी दुनिया को उस दुनिया से जोड़ेगा। इसके बाद मिया के सामने वही हाथ रखा जाता है जिसे मिया डरते हुए थाम लेती है। हम देखते हैं कि ऐसा होते ही मिया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके ठीक सामने उसे एक शैतानी शक्ल नजर आती है जो किसी डीमन जैसी लग रही थी। मिया बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। वहीं जेड को अब भी ये सब मजाक लग रहा था और वो मिया को भी ये बकवास बंद करने कहती है, लेकिन मिया बहुत डर चुकी थी और वो बार बार कहने लगती है कि उसके ठीक सामने कोई बैठा हुआ है। इस पॉइंट पे कमरे में बाकी के लोग काफी हंसने लगते हैं और हेली मिया को शांत होने कहती है। वो कहती है कि अब तुम्हें इस एंटिटी से कहना है आई लेट यू इन, तभी ये खेल शुरू होगा। मिया ऐसा ही करती है, जिसके बाद हम उसे तुरंत पजेस होता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने उस वीडियो में देखा था। मिया पजेस होते ही अजीब हरकतें करने लगती है। वो अजीब तरीके से आधे टेढ़े मुंह बनाने लगती है और डैनियल की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि वो उसे पसंद करती है। यही नहीं, मिया बार बार कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और फिर अचानक से अपनी नजरें छोटे से राइली पर टिका लेती है। मिया राइली से कहती है कि वो उसे 2 टुकड़ों में काट डालेगी। और इस पॉइंट पर 90 सेकंड ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और हेली तुरंत मिया के हाथ से वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फॉर सम रीजन मिया उस हाथ को कस के पकड़ ली थी और उसकी आंखें और ज्यादा गहरी और काली होने लगती है। मिया सभी को वहां से भागने कहती है और कमरे की लाइट भी फ्लक्चुएट करने लगती है। किसी तरह जॉस मिया के हाथ से हाथ छुड़ाता है और फाइनली हेली कैंडल बुझाकर प्रोसीजर को खत्म करती है। तो इस हादसे के बाद सभी लोग शांत थे, लेकिन तभी मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उसे बहुत मजा आया। उसकी बात सुन सभी नॉर्मल हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राइली इस सब से काफी डर गया था। तो उस रात राइली को अकेले सोने में बहुत डर लगता है और वो मिया के पास आ जाता है। राइली मिया से हाथ वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है और मिया बताती है कि उसने सचमुच वो एक्सपीरियंस बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार जीवित हुई है। उसे सब कुछ सुनाई देने लग गया था, दिखाई देने लग गया था, वो खुद को किसी अनजान रोशनी के करीब महसूस कर रही थी। राइली मिया को बताता है कि वो उस समय बहुत डर गया था और मिया राइली को कंफर्ट करती है। यहाँ बातों बातों में राइली मिया से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। मिया बताती है कि उसकी मॉम ने गलती से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे। उस दिन उनके पिता बाहर लिविंग रूम में सो रहे थे और उसकी मां अंदर कमरे में थी। कुछ ही देर बाद मिया की मॉम ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया जो फॉर सम रीजन लॉक हो गया था, लेकिन डैड उन्हें नहीं बचा पाए। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मौत के बाद पुलिस को मां के नाखूनों में भी लकड़ी के टुकड़े मिले और डोर पर ढेर सारे खरोच के निशान, सिग्निफाइंग कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। ये सब सुन राइली मिया से वादा करता है कि वो और जेड हमेशा उसके साथ रहेंगे। कुछ देर बाद राइली सो जाता है, लेकिन हम उसके पीछे एक काले हाथ की परछाई देखते हैं जो बहुत अनसेटलिंग लग रहा था। अब अगले दिन मिया और जेड वापस से वही गेम ऑर्गेनाइज करने का फैसला करते हैं। इस बार डैनियल इस गेम को ट्राई करना चाहता था। तो रात को 11 बजे हेली, जॉस, मिया और जेड के घर आते हैं। फिर सब वापस से उस शैतानी हाथ को सेटअप करते हैं। मतलब ये बच्चे कितने डम्ब हैं। मिया, जो ऑब्वियसली इस हाथ में बहुत इंटरेस्टेड थी, जॉस से पूछती है कि ये उसे कहां से मिला। जॉस बताता है कि इस हाथ के बारे में बहुत सारी अफवाह मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सीयर का हाथ था जो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था। बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ को काट दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्चुअली में किसी डीमोनोलॉजिस्ट का हाथ है जिसका पाला शैतान से पड़ गया था। बाद में इस हाथ को सेरेमिक से कवर करके दूसरी दुनिया से जुड़ने का एक मीडियम बना दिया गया। तो इस एम्पलीफाइड डिस्कशन के बाद टॉक टू मी गेम वापस से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हिस्सा लेता है डैनियल। लेकिन डैनियल डीमन की पावर में आकर कुछ आपत्तिजनक हरकत करने लगता है, जिससे वो काफी एम्बैरस होता है। इस पॉइंट पे जेड पार्टी और गेम रोकना चाहती थी, लेकिन टीन्स इसलिए मिया और बाकी सब गेम को जारी रखते हैं। सभी एक एक करके इस हाथ को पकड़ते हैं, जिसमें पहले कुछ सेकंड ये डीमन या काली शक्ति जो भी थी उन्हें चोक करती है। विक्टिम का चेहरा काला पड़ने लगता है और उसके बाद अगले 1 मिनट तक ये पोजेशन जारी रहता है, जहां विक्टिम या तो कुछ अजीब बातें करता है या फिर कोई सच कबूल करता है। ऐसे ही गेम्स और ड्रिंक्स के बीच रात खत्म होने लगती है और सभी वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सभी को गेम्स एंजॉय करता देख राइली और जेम्स भी इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। राइली खास करके काफी फैसिनेट हो चुका था और वो जेम्स को इंप्रेस भी करना चाहता था। उसके बार बार कहने पर मिया उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए टॉक टू मी खेलने के लिए अलाउ करने की बात करती है, लेकिन जेड इस बात से साफ मना कर देती है और यहाँ राइली और जेड के बीच वही भाई बहनों वाला झगड़ा हो जाता है। राइली काफी एम्बैरेस था, लेकिन वो अब भी गेम ट्राई करना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पे मिया उसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए हाथ पकड़ने की इजाजत दे देती है। अब यहाँ हमें हेली भी थोड़ा स्केप्टिकल लग रही थी। इनफैक्ट जेड तो कमरे से बाहर ही चली गई थी, बट इवेंचुअली सब कुछ सेटअप किया जाता है और
और राइली कहता है टॉक टू मी, लेकिन उसके ऐसा कहते ही हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं। राइली कहने लगता है ये सच नहीं है। मिया उसे संभालती है और आगे बढ़ने कहती है, सिर्फ 50 सेकंड्स की ही तो बात है। जब राइली उस शैतान को अपने अंदर इनवाइट करता है तो ये आत्मा उसके थ्रू कुछ अजीब बातें करती है। राइली कहता है मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वहीं मिया इमोशनल होने लगती है। उसे याद आता है कि ये उसकी माँ की आवाज थी जो उसे प्यार से मी बुलाती थी। अब हेली और जॉस गेम को बंद करना चाहते थे और वो मिया को याद दिलाते हैं कि 50 सेकंड बीत चुके हैं, लेकिन मिया उन्हें राइली के हाथ से वो शैतानी हाथ छुड़ाने नहीं देती। वो कहती है कि ये उसकी मॉम है और उसे बस कुछ सेकंड्स और चाहिए। यहाँ राइली लगातार मॉम की आवाज में मिया से माफी मांगने लगता है और उधर घड़ी की सुई कब 90 सेकंड पार कर जाती है किसी को भी पता नहीं चलता। अब माफी मांगते हुए राइली अचानक ही बहुत वायलेंट होने लगता है और अपना सर पटक पटक के खुद को जख्मी करने लगता है। इस पॉइंट में मिया उससे हाथ छीनना चाहती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राइली बहुत ताकतवर हो चुका था और वो खुद को बुरी तरह जख्मी कर लेता है। अब तक यहाँ जेड भी वापस आ चुकी थी और पूरे कमरे में एक शॉक की लहर दौड़ गई थी। जहाँ कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं वहीं जेड बार बार अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है। हेली और जॉस समझ ही नहीं पाते कि अब आगे क्या होगा, लेकिन इसी बीच हम मिया को देखते हैं जो पूरी तरह शॉक्ड हालत में थी। वो अपने कमरे की तरफ जाती है जहाँ उसे खिड़की की दूसरी ओर एक औरत की परछाई दिखाई देती है। बेखबर मिया अपना हाथ धोने लगती है जो अब राइली के खून से रंगे हुए थे। तो कुछ देर बाद घर में पुलिस आ जाती है और राइली को भी अस्पताल ले जाया जाता है। इस हादसे के बाद जेड और उसकी मॉम बहुत सदमे में थे और कहीं ना कहीं राइली की इस हालत के लिए जेड मिया को ही जिम्मेदार ठहराती है। वहीं मिया के पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मिया उनसे कुछ नहीं कहती। ना मिया को अस्पताल में भी बार बार अपनी मॉम की परछाई दिखाई देने लगती है। ये परछाई उसे एक शैतानी आवाज में अपनी तरफ बुलाती है। मिया इस हादसे से और इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर जाती है और ऐसे में उसे डैनियल संभालता है। मिया डैनियल से राइली वाला इंसिडेंट शेयर करती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम सचमुच उससे जुड़ना चाहती थी, लेकिन डैनियल मिया को समझाता है कि वो एंटिटी सिर्फ हमारा डर और हमारी सोच हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही है। सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मिया फिर भी एक बार दोबारा टॉक टू मी की मदद से अपनी मॉम से जुड़ना चाहती थी। बाप रे, ये लड़की इतनी डम्ब कैसे है। खैर आगे हम देखते हैं कि डैनियल मिया को घर छोड़ता है और मिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसी के साथ रुक जाए क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हादसे के बाद मिया उस हाथ को अपने साथ घर ले आई थी। आधी रात में जब मिया और डैनियल सो रहे थे तब अचानक ही हम इसी हाथ में हरकत देखते हैं। मिया को सपने में अपनी मॉम के मौत का सीन वापस नजर आता है और वो डर के जाग जाती है, लेकिन उठने के बाद भी ये भयानक सपना खत्म नहीं होता। हम कमरे में एक कोने से एक डरावनी एंटिटी को क्रॉल करके मिया के पास आते देखते हैं। ये एंटिटी ने मिया की मॉम का शक्ल लिया हुआ था लेकिन वो बहुत डरावनी लग रही थी। मिया उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस आत्मा के प्रभाव में डैनियल के करीब आने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पे डैनियल की नींद खुल जाती है और वो मिया को ही गलत समझ बैठता है। डैनियल के भी चले जाने के बाद मिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और इस अंधेरे कमरे में अब उसका सहारा एक ही था और वो था वही हाथ। मिया अपने आप को रोक नहीं पाती और इस हाथ से वापस जुड़कर अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस बार मिया खुद अपनी माँ को आवाज देती है ताकि वो उस हाथ के जरिए वापस मिया से बात कर सके। मिया एक बार फिर अंधेरे में अपनी मॉम को देखती है जो एक भयानक रूप में नजर आती है और मिया उससे पूछती है कि उन्होंने खुद को क्यों मारा। इस पे मिया की मॉम कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो मिया का हाथ थाम लेती है और कहती है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में राइली को देखते हैं जिसे जेड नहाने में मदद कर रही होती है, लेकिन राइली अचानक से बहुत वायलेंट हो जाता है और अपना ही सर बार बार दीवार पे मारने लगता है। वो शैतान की तरह हंसने लगता है जो देख जेड बहुत डर जाती है। किसी तरह राइली को कंट्रोल किया जाता है। अगले दिन मिया सभी को बताती है कि उसे बार बार अपनी मॉम दिखाई देने लगी है। पहले तो उसके दोस्त उसकी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन फिर डैनियल भी कल वाला हादसा सबको बताता है। यहाँ जॉस बताता है कि कुछ ऐसा ही डकेट के साथ भी हुआ था जिसने कहा था कि ये एंटिटी हमारे अपने लोगों की शक्ल ले लेती है और फिर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। आगे पूछने पर जॉश बताता है कि डकेट वो लड़का है जिसने उसे यह हाथ दिया था। इससे पहले डकेट के पास ही ये हाथ कहीं से आया था और वही ये गेम अलग अलग पार्टीज में लेकर आया था, लेकिन फिर डकेट को बिना इस हाथ के ही वो एंटिटी दिखाई देने लगी। तब उसने इस हाथ को जॉश को दे दिया। इसके आगे जॉश वही बताता है जो हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। उस हादसे के बाद डकेट की तो जान चली गई लेकिन उसका भाई अब भी जिंदा है। तो ये सब जानने के बाद जेड, डैनियल, जॉस
सहेली डकेट के भाई कोल से मिलने जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मदद करे। कोल इन्हें बताता है कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही उस एंटिटी का असर कमजोर पड़ने लगता है और वो विक्टिम के शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जेड कोल को बताती है कि ये एंटिटी राइली को जान से मारने की कोशिश कर रही है। इस पॉइंट पे मिया को याद आता है कि गेम के अनुसार उन्हें दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करने के लिए उस कैंडल को बुझाना था, लेकिन पार्टी वाली रात वो सभी राइली की हालत देख कैंडल बुझाना ही भूल गए थे। इस बात से मिया समझ जाती है कि हो न हो राइली की आत्मा अब भी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है, क्योंकि वो पोजेशन से बाहर ही नहीं आया है। तो मिया और जेड वापस अस्पताल जाते हैं और एक बार फिर टॉक टू मी के जरिए राइली को दूसरे पोर्टल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार अगर कैंडल सही वक्त पर बुझा दिया जाएगा तो शायद राइली वापस लौट सके। मिया ऐसा ही करती है और राइली के हाथ में वो शैतानी हाथ डाल देती है। वो उस एंटिटी को पुकारती है और उससे राइली से बात करने कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें राइली से कोई जवाब नहीं मिलता। डेस्परेशन में मिया खुद इस हाथ को थामती है और डिसाइड करती है कि वो दूसरी तरफ जाकर पता करेगी कि राइली कहां मौजूद है। जब मिया ऐसा करती है तो उसे इसी अस्पताल में एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। मिया इस आत्मा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे राइली तक पहुंचा दे। ये सुनकर यह आत्मा मिया से कहती है, आई लेट यू इन। मिया को इस बच्ची की आत्मा के जरिए एक भयानक नजारा दिखता है, जो देख मिया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि राइली एक नर्क जैसी जगह में फंसा हुआ है, जहां कई सारे शैतान उसके ऊपर लूझ चुके हैं, मतलब उस पे जुल्म कर रहे हैं। इस सपने में राइली बहुत दर्द और तकलीफ में जूझ रहा है। ये नजारा देख मिया समझ जाती है कि राइली को वापस लाना नामुमकिन के बराबर है। हम देखते हैं कि मिया डर और पछतावे में हॉस्पिटल से बाहर भागती है और अपने घर पहुंचती है। मिया से उसके पिता बात करने की कोशिश करते हैं और मिया एक बार फिर उन्हें नकार कर जाने लगती है। लेकिन यहाँ मिया के पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार उनकी बात सुन ले। या उसके पिता रिवील करते हैं कि मिया के मॉम ने जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी, जो उन्होंने कभी भी मिया तक पहुंचने नहीं दी। वो कहते हैं कि वो मिया को इस चिट्ठी से दूर रखते रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उसे दुख से बचा रहे हैं, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद मिया के पिता उसे उसकी मॉम की वो आखिरी खत सुनाते हैं, जहां मिया की मॉम उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो एक कदम इसलिए उठा रही हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और वो उम्मीद करती हैं कि शायद इस सब के बाद उन्हें चैन मिल पाएगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद मिया और उसके पिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। लेकिन तभी मिया को अपने पिता के पीछे अपनी माँ की वही शैतानी आत्मा नजर आती है, जो मिया से कहती है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। मिया उस आत्मा के पीछे जाती है और उसके ऐसा करते ही कमरे का डोर बंद हो जाता है। अब बाहर से मिया के पिता लगातार दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जबकि मिया को उसकी मॉम कहती है कि यह आदमी उसके पिता नहीं है। वो कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है और सिर्फ वही है जो मिया को प्रोटेक्ट कर सकती है। यह आत्मा आगे कहती है कि अब राइली को भी मिया की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत दर्द में है और अब इस तकलीफ में जिंदा नहीं रह पाएगा। वो मिया से कहने लगती है कि वो राइली को मार डाले, क्योंकि इस तरफ उसकी मॉम उसका ख्याल रखेगी और राइली को और भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा। वहीं बाहर हम मिया के पिता को देखते हैं, जो असल में डोर पर मौजूद ही नहीं है। वो मिया के बैग से वो शैतानी हाथ निकाल चुके हैं और उसे लगातार देखे जा रहे हैं। इधर मिया को डोर पर अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन अपने सामने उसे अपने पिता की जगह एक शैतान नजर आता है, जो उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मिया इस आकृति पर हमला कर देती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसने अपने पिता पर वार कर दिया है। अपने पिता को खून से लथपथ हालत में देख मिया पूरी तरह टूट जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां राइली की तबीयत ठीक होने लगी थी। जेड को मिया का फोन आता है, जो कुछ अजीब बातें कर रही थी। वो जेड से कहती है कि राइली अब भी खतरे में है और अगर वो इस वक्त मिया के घर आए तो मिया उसे दिखा देगी कि सच क्या है। अब जेड जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मिया की बात सुन वो उसके घर की तरफ निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिया तो असल में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। वो एक कैंची लेकर राइली के रूम में दाखिल होती है। उसे राइली की जगह हॉस्पिटल बेड पर एक शैतान नजर आता है, जो मिया को भड़काता है। कहता है कि वो राइली को कभी बचा नहीं पाएगी। मिया गुस्से में उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती। उधर जेड को मिया के घर में उसके पिता मिलते हैं, जो अभी खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। जेड उन्हें वहां देख सब कुछ समझ जाती है और एम्बुलेंस बुलवाती है। इसके बाद जेड तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां मिया अब राइली को एक व्हील चेयर पे बैठाकर बीच सड़क पे ले जा रही थी। मिया कहीं ना कहीं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन हम उसके ठीक पीछे उसकी माँ के रूप में उसी शैतानी एंटिटी को देखते हैं, जो मिया से कहती है कि वो बिल्कुल सही कर रही है। हम देखते हैं कि मिया ऑलमोस्ट राइली को सड़क की तरफ धकेल चुकी होती है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि राइली की जगह मिया सड़क पे जा गिरी है। वहीं जेड राइली को बचा लेती है। मिया का एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया की आत्मा उसी दुनिया में फंस गई है, जो उस हाथ से होकर गुजरती है। मिया इस दुनिया में उसी अस्पताल में थी, जहां वो बार बार आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। वो एक अंधेरे टनल से होते हुए उस पार पहुंचती है, जहां कोई अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। मिया भी अपना हाथ बढ़ाती है और हम देखते हैं कि ये वही शैतानी हाथ है, जिसे अब दुनिया के किसी और कोने में कोई और थामने वाला है।
ये कहानी क्रिस डी सिजार नामक बंदे की है जो कि 3 सितंबर 1984 को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जेनेसियो में अपनी कॉलेज शुरू करने आता है। क्रिस यहाँ ट्रैक एंड फील्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, यानी कि क्रिस दौड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी। क्रिस के पिता उसे हमेशा दौड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इनफैक्ट क्रिस का एम था कि वो अपने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगा। नाउ जेनेसियो कॉलेज आते हैं क्रिस को एरी हॉल में एक कमरा मिलता है जिसका नंबर था C2D1। यहाँ क्रिस का रूममेट पॉल नामक बंदा था और क्रिस की दोस्ती कुछ और लोगों से हो जाती है जैसे कि जेफ, क्रेग और लिंडा। जेफ क्रिस के बगल वाले कमरे में ही था और क्रेग जेफ का रूममेट था। तुरंत ही क्रिस लोगों से घुल मिल जाता है। इनफैक्ट क्रिस का कमरा इनका अड्डा बन गया था। मतलब इस कमरे में लोग आते थे, मौज मस्ती करते थे और इन जनरल अच्छा समय बिताते थे। मौज मस्ती के बावजूद हर सुबह क्रिस कैंपस के बाहर दौड़ने जाता था ताकि वो अपनी टाइमिंग्स इंप्रूव कर सके और ओलंपिक में जा सके। एक रात क्रिस अपने कमरे में बाइबल पढ़ रहा होता है जब अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पुकार रहा था। देखने पे आसपास कोई नहीं था और ऐसे में क्रिस इसे इग्नोर करता है। अब अगली सुबह जब क्रिस दौड़ने बाहर जाता है तो वुड्स में अगेन सेम आवाज उसे पुकारती है। क्रिस एक बार फिर इस आवाज को इग्नोर करता है और आगे हम देखते हैं कि जेनेसियो में एक टोगा पार्टी हो रही थी। टोगा पार्टी बोले तो एक ऐसी पार्टी जिसमें स्टूडेंट्स बेड शीट्स वगैरह पहन के आते हैं। अब क्रिस इस पार्टी में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि पार्टी में चीजें हद से ज्यादा बाहर जा सकती हैं। लेकिन जेफ क्रिस को पार्टी में चलने के लिए मनाता है। अब पार्टी में क्रिस सबसे थोड़ा अलग थलग था। इनफैक्ट क्रिस को विंडो के बाहर कोई तो दिखता है जो कि उसे पुकार रहा था। क्रिस तुरंत जेफ से कहता है कि खिड़की के बाहर कोई तो है, लेकिन जेफ को वहां कोई नहीं दिखता। इस पॉइंट तक क्रिस थोड़ा घबरा गया था और वो फौरन पार्टी छोड़ के अपने कमरे में चला जाता है। जेफ भी क्रिस के पीछे जाता है और वो क्रिस से पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। ऐसे में क्रिस फाइनली जेफ को बताता है कि कुछ दिन से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पुकार रहा होता है। इनफैक्ट अब तो उसे एक इंसान भी दिखने लगा है। जेफ इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जेफ को क्रिस की चिंता जरूर हो रही थी। अब एक रात क्रिस टाइपराइटर पे कुछ लिख रहा होता है जब उसके टाइपराइटर पे अपने आप क्रिस का नाम लिख जाता है। इतना ही नहीं, क्रिस को हेडफोन्स में अजीब आवाजें आती हैं और फाइनली क्रिस अपने सामने एक भूतिया आकृति देख पाता है। ऐसे में क्रिस चिल्लाता है और बगल वाले कमरे से जेफ भागते हुए उसके कमरे में आ जाता है। अगेन जेफ को क्रिस के कमरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन क्रिस को देख के एक बात क्लियर थी कि वो काफी डरा हुआ था। इस पॉइंट पे क्रिस जेफ से कहता है कि वो इस सब के बारे में किसी और को ना बताए, वरना स्टूडेंट्स बेवजह क्रिस को बुली कर सकते हैं या अलग तरह की बातें बना सकते हैं। खैर इसके बाद जेफ और क्रिस को पता लगता है कि इनके कैंपस में वॉरेन्स लेक्चर देने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही वॉरेन्स जिन्होंने एनाबेल, एमिटीविले हाउस और कॉन्जरिंग हाउस जैसे केसेस को लिया था। ये समय 80s का था जब वॉरेन्स बहुत ज्यादा फेमस थे और दुनिया में इन जनरल भूत प्रेत की बातें अपने चरम सीमा पे थी। जेफ डिसाइड करता है कि वो वॉरेन्स के लेक्चर को अटेंड करेगा। इनफैक्ट वो क्रिस को भी इसके लिए मना लेता है। तो फाइनली वॉरेन्स के लेक्चर वाला दिन आता है जहाँ क्रिस और जेफ दोनों लेक्चर अटेंड करने जाते हैं। वॉरेन्स यहाँ काफी चीजों पे बात करते हैं, लाइक ऑकल्ट, ouija बोर्ड, और जेफ इन सभी चीजों की नोट्स बना रहा था। वहीं क्रिस वॉरेन्स की बातें इतने गौर से सुन रहा था मानो वो खो सा गया हो। अब यहाँ वॉरेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। बेसिकली उनका कहना था कि स्पिरिट से कनेक्ट करने के मीडियम्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे कनेक्ट करें या हम उन्हें इनवाइट करें। इसे हम लॉ ऑफ इनविटेशन और अट्रैक्शन कह सकते हैं, जहां स्पिरिट्स यूजुअली अच्छे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कोशिश करती हैं कि वो इंसान उन्हें इनवाइट करे, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट इनवाइट करना डेंजरस हो सकता है। एनीवेज लेक्चर के बाद सभी स्टूडेंट्स वॉरेन से हाथ मिलाने, क्वेश्चंस वगैरह पूछने जाते हैं। जब क्रिस लॉरेन वॉरेन के पास जाता है तो लॉरेन उससे हाथ नहीं मिलाती। जी हाँ दोस्तों, रादर लॉरेन कहती हैं कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर नहीं जानना। नाउ दिस वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि लॉरेन को कैसे पता हो सकता है कि क्रिस की लाइफ में कुछ तो पैरानॉर्मल घटित हो रहा है। इस अनोखी मुलाकात ने अनजाने में ही उस डरावने सिलसिले की नींव रख दी जो अगले कुछ दिनों में क्रिस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस घटना के बाद क्रिस लोगों से कटने लगा, अपने आप में रहने लगा एंड इट वाज क्लियर कि उसकी सिचुएशन बद से बदतर होने लग गई थी। एक रात क्रिस और पॉल कमरे में सो रहे थे जब अचानक से क्रिस का टेप रिकॉर्डर बज उठता है। क्रिस इसे बंद करता है लेकिन रिकॉर्डर बार बार अपने आप बज रहा था। ऐसे में पॉल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक इन दोनों के सामने एक भूतिया आकृति आती है जिससे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले ही क्षण सब ओके था, लेकिन ये घटना पॉल पे इतना बुरा असर डालती है कि कुछ ही दिनों में पॉल ना सिर्फ डॉम बल्कि कॉलेज छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ रहने चला गया था। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, मतलब यहाँ पे जो रियल लाइफ के क्रिस हैं, जेफ, लिंडा और क्रेग, वो सब आके अपने बयान दे रहे हैं कि उनके साथ क्या सब हुआ था। साथ ही हमें नाट्य रूपांतर भी दिखाया जा रहा है
लेकिन इस पूरे सिचुएशन में रियल लाइफ पॉल नहीं है। सो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि आखिर पॉल एरी हॉल को छोड़ के क्यों गया। क्या वो उस रात की घटना के कारण था या फिर उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, अगर हम जेफ की बात करें तो वो क्रिस के केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जब जेफ 15 साल का था तो पेपर बांटते वक्त वो एक एक्सीडेंट हुई कार देखा था जिसमें एक आदमी उसके सामने खत्म हो गया था। तब से जेफ लाइफ एंड डेथ को लेकर काफी क्यूरियस हो चुका था एंड इट एक्सप्लेन्स क्यों वो क्रिस वाले केस में इतना इंटरेस्टेड था। एनीवेज, पॉल के जाने के बाद क्रिस कमरे में अकेला नहीं सोना चाहता था और ऐसे में वो एरी हॉल में ही इधर उधर कॉमन एरियाज में सोने लग गया था। जाहिर सी बात है कि इससे क्रिस को ढंग से नींद नहीं आती थी और उसकी हालत बिगड़ रही थी। क्रिस की ये हालत देख जेफ सजेस्ट करता है कि क्यों ना क्रिस इस पैरानॉर्मल एंटिटी से कांटेक्ट बनाए और पता लगाए कि क्यों ये एंटिटी क्रिस के पीछे है। ये आइडिया जेफ को वॉरेंस के लेक्चर से आया था और हालांकि क्रिस ये करना नहीं चाहता था, स्टिल वो जेफ को मना नहीं कर पाया। तो उस रात क्रिस अपने नीज पे जाके अपने आर्म्स को आगे लाके इस आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है। वहीं जेफ अपने कैमरे से फोटोज निकाल रहा था। इनके आसपास थोड़ी अजीब चीजें होती हैं, लाइक कमरे का तापमान कम हो गया था, देन अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बट ओवरऑल यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब जेफ अपने फोटोज क्लीन कर लेता है तो उसे एक फोटो में पीछे ऐसा लगता है मानो किसी तरह की स्केलेटन हो। जेफ ये क्रिस को दिखाता है और क्रिस जेफ से ये बात अपने और उसके बीच ही रखने को कहता है, मतलब किसी और को ना बताए। अब जेफ इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, इतना कि वो ये बातें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करने लगता है। इसका परिणाम ये था कि क्रिस वाली स्टोरी पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सभी क्रिस को घोस्ट बॉय बोल के चिढ़ाने लगते हैं। ऐसे में क्रिस और भी अकेला हो जाता है, लेकिन इस वक्त में लिंडा उसे सपोर्ट करती है। लिंडा बताती है कि कुछ साल पहले वो कुछ लड़कियों को लेकर कैंपिंग गई थी जब आंधी तूफान और बिजली गिरने के कारण 2 बच्चियां उसके सामने ही खत्म हो गई थी। उस घटना से लिंडा को काफी ट्रॉमा हुआ था, स्पेशली इस बात से कि ये घटना 4 जुलाई को घटित हुई थी। ये बात लिंडा कॉलेज में किसी को नहीं बताई थी, लेकिन क्रिस को शांत करने के लिए वो क्रिस के साथ ये शेयर करती है। खैर, इसके बाद जेफ क्रिस से माफी मांगता है क्योंकि अनजाने में वो क्रिस की बात पूरे कॉलेज में फैला दिया था और इसी वजह से क्रिस बुली होने लग गया था। जेफ क्रिस से कहता है कि जब भी इन्हें इस टॉपिक पे बात करना हो तो वो एक कोड वर्ड यूज करेंगे। क्रिस पता नहीं क्यों बट टॉमी शब्द यूज करता है एज कोड वर्ड फॉर दिस, और टॉमी वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका खतरनाक कनेक्शन है। एनीवेज, उस रात क्रिस जेफ और क्रेग के कमरे में ही सोता है और बीच रात में उसे ऐसा फील होता है मानो कोई घोस्ट उसे घसीट रहा हो। इससे क्रिस चिल्लाता है और आसपास सभी लोग उठ जाते हैं जिससे क्रिस की और खिल्ली उड़ती है। इस सब का असर क्रिस की पढ़ाई पे भी दिखने लगा था, जहां उसे डी ग्रेड्स वगैरह भी आने लगे थे। क्रिस की लाइफ में सिर्फ एक चीज अच्छी चल रही थी एंड दैट वाज रनिंग। जी हाँ, क्रिस आज भी रोज रनिंग करता था, लेकिन एक सुबह रनिंग करते वक्त क्रिस को घोस्ट दिखता है जिससे डर के क्रिस रनिंग करना तक बंद कर देता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिस यूजुअली डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक टेक्निक यूज करता था। बेसिकली जब भी वो ओवरवेल्म होता था या परेशान होता था तो वो स्टेप बैक करके स्लोली 1 से 10 तक काउंट करता था। ऐसा करके वो शांत हो जाता था और कठिन से कठिन सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में लगने लग जाती थी। खैर, अब तक क्रिस काफी ज्यादा परेशान हो गया था और ऐसे में वो चर्च के फादर चार्ल्स से मदद लेने जाता है। इनिशियली फादर चार्ल्स को ऐसा लगता है कि क्रिस ड्रग्स वगैरह करता होगा, लेकिन फिर क्रिस को रोते देख फादर समझ जाते हैं कि वो वाकई किसी परेशानी में है। ऐसे में फादर अगले दिन क्रिस के कमरे में आते हैं और कमरे में होली वाटर छिड़क के ब्लेसिंग्स वगैरह शुरू करते हैं। सरप्राइजिंगली फादर को भी फील होता है कि कमरे का तापमान काफी गिर गया था और वहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। अब फादर ये बात क्रिस को नहीं बताते और कई दिनों बाद क्रिस फाइनली अपने कमरे में एक रात चैन की नींद सोता है। इस ब्लेसिंग के बाद क्रिस की लाइफ थोड़ी बेटर होने लग गई थी। वो एनर्जेटिक दिख रहा था, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट वो वापस से बच्चों से सोशलाइज भी करने लगा था। तो एक रात क्रिस, जेफ, लिंडा और बेथ चिल कर रहे होते हैं जब बेथ के कपड़े पे ड्रिंक गिर जाती है। बेथ अपने कमरे में ड्रेस बदलने जाती है और तभी मिरर में बेथ को एक भूतिया आकृति दिखती है। इससे घबरा के बेथ जमीन पे गिर जाती है और ऐसा लगता है मानो वो ट्रांस स्टेट में चली गई हो। वहीं क्रिस और बाकी लोग बेथ का इंतजार कर रहे थे और बेथ के ना आने पे वो लोग बेथ के कमरे में जाते हैं। ये लोग बेथ को गिरा पाते हैं, लेकिन इनके आते बेथ अपने होश में आ जाती है। बेथ का कहना था कि उसे एक भूतिया आकृति दिखी जो कि बार बार क्रिस का नाम पुकार रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्लेसिंग के बाद क्रिस के कमरे से खतरा निकल गया है, लेकिन अब ये खतरा क्रिस के दोस्तों पे आ गया था। कुछ ही दिनों के अंदर कॉलेज के मेंटेनेंस वाले बंदे के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है। दिन एक रात लिंडा को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसके कंधे पे हाथ रख के उसे दबा रहा हो। जेफ इस इंसिडेंट की फोटोज भी निकालता है, लेकिन फोटोज क्लीन करवाने के बाद इन फोटोज में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिख रहा था। इन घटनाओं से क्रिस की मानसिक स्थिति फिर से खराब हो जाती है और वो किसी तरह ये सब रोकना
चाहता था। अब एक दिन क्रिस अपने बाथरूम में शावर कर रहा होता है जब एक अनजान शक्ति उस पर हमला कर देती है। क्रिस चिल्लाता है और उसकी आवाज सुन के जेफ वहां आता है। जेफ पाता है कि क्रिस बाथरूम के फ्लोर पे गिर पड़ा था और उसकी पीठ पे 3 लंबे खरोच के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। क्लियरली ऐसे खरोच क्रिस खुद को नहीं लगा सकता था और जेफ तुरंत क्रिस को मरहम पट्टी करवाने ले जाता है। इस पॉइंट तक क्रिस इतना परेशान हो गया था कि फाइनली वो अपने डैड को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है। क्रिस के पिता उसी दिन कॉलेज आते हैं और वो एक रात क्रिस के कमरे में बिताते हैं। क्रिस तो आराम से सो जाता है, वहीं क्रिस के पिता जाग कर निगरानी रख रहे थे। ऑफ कोर्स क्रिस के पिता को भूत वाली बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात 3 बजे अचानक से इनके कमरे का तापमान गिर जाता है। देन क्रिस के पिता को डर फील होता है, दर्द फील होता है, लेकिन अपने लिए नहीं, रादर क्रिस के लिए। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह क्रिस के पिता उसके साथ कैंपस के अराउंड दौड़ने जाते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ फील होता है। दरअसल एक पर्टिकुलर पॉइंट की जमीन सख्त थी और थोड़ी मिट्टी वगैरह हटाने के बाद क्रिस और उसके पिता को वहां एक मेमोरियल मिलता है जो कि किसी पार्कर बॉयड नामक इंसान का था। अब ना तो क्रिस को ना ही उसके पिता को पता था कि ये पार्कर बॉयड कौन है। जो भी हो, उस रात क्रिस के पिता वापस अपने घर लौटने लगते हैं और जाने से पहले वो क्रिस को कमरा बदलने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जेफ लाइब्रेरी वगैरह में काफी रिसर्च कर रहा था। वो पता लगा रहा था कि एरी हॉल या फिर इस कॉलेज की कोई डार्क हिस्ट्री रही है क्या। वो पाता है कि इस एरिया में रिवोल्यूशनरी वॉर हुआ था जिसमें कई लोग खत्म हुए थे। उसके हिसाब से पार्कर बॉयड वाली मेमोरियल 2 लोगों को डेडिकेटेड है। पहला है माइकल पार्कर और दूसरा बंदा है थॉमस बॉयड। दरअसल रिवोल्यूशनरी वॉर के टाइम माइकल पार्कर एक सर्जेंट था जो कि लेफ्टिनेंट थॉमस बॉयड की कंपनी में था। नाउ थॉमस बॉयड का निकनेम टॉमी हो सकता है और अगर आपको याद हो तो क्रिस रैंडमली इस सब इंसिडेंट का कोड वर्ड टॉमी रखा था। क्लियरली ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता और ऐसे में ये लोग थॉमस बॉयड की हिस्ट्री निकालते हैं। सो रिवोल्यूशनरी वॉर के दौरान थॉमस बॉयड को अपने कुछ ट्रुप्स के साथ सेनेका के नेटिव अमेरिकन ट्राइब पे इंफॉर्मेशन निकालने जाना था। ये जगह प्रेजेंट टाइम के जेनेसियो के जस्ट बाहर था और यहाँ थॉमस बॉयड ऑर्डर्स के खिलाफ जाता है जहाँ वो जरूरत से ज्यादा ट्रुप्स लेके निकलता है। नाउ नेटिव अमेरिकन इन पे हमला करके न सिर्फ ट्रुप्स को खत्म किए बल्कि वो थॉमस बॉयड को कैप्चर भी कर लिए। इसके बाद वो लोग थॉमस बॉयड को बहुत ज्यादा परेशान किए, मतलब टॉर्चर किए, इतना कि मैं आपको यहाँ डिटेल्स बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि ये सब टॉर्चर एक पेड़ पे हुआ था जिसे नाम दिया गया टॉर्चर ट्री। अब ये पेड़ प्रेजेंट टाइम में भी था और ये ठीक उस रास्ते पे था जिस पे क्रिस रोज दौड़ने जाता था। देखा जाए तो थॉमस भी अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में उसी रास्ते पे दौड़ा होगा और जब क्रिस भी उस पेड़ के पास से दौड़ के गुजरने लगा तो थॉमस को क्रिस में अपनी झलक दिखी। इन शॉर्ट इट्स पॉसिबल कि थॉमस यानी टॉमी की आत्मा ही क्रिस को परेशान कर रही है और शायद वो अपना दुख दर्द बयां करना चाहता है। ये सब जानने के बाद जेफ और क्रिस प्लान करते हैं कि वो थॉमस बॉयड की आत्मा से बात करेंगे। 11 अप्रैल 1985 को क्रिस अपने कमरे में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन कर देता है। देन वो थॉमस बॉयड को इनवाइट करता है सेइंग कि वो थॉमस की मदद करेगा। इसके बाद क्रिस और जेफ कमरे के बाहर चले जाते हैं लेकिन वो लोग साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस को 15-20 मिनट के लिए एक्स्ट्रा ऑन रखते हैं। नाउ बाद में रिकॉर्डिंग सुनने पे इन्हें क्लियरली किसी की आवाज सुनाई देती है। अब जेफ के लिए ये आवाज बहुत नॉइजी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन क्रिस क्लियरली समझ रहा था कि आवाज उससे प्लीज हेल्प मी कह रही थी। क्रिस इससे घबरा जाता है लेकिन उस दिन उसकी मुलाकात क्रेग से होती है जो कि उसे इस सब को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए इंस्पायर करता है। ऐसे में क्रिस फाइनली अकेले वुड्स में जाता है और वो उस पेड़ के पास पहुंचता है। वहां क्रिस टॉमी एके थॉमस बॉयड को बुलाना शुरू करता है और कुछ ही क्षण में उसे वाकई अपने सामने थॉमस बॉयड दिखता है। क्रिस उसे देख के एकदम स्टन्ड हो जाता है और इस खतरनाक सिचुएशन में क्रिस अपनी टेक्निक यूज करता है, यानी वही टेक्निक जिसमें वो आंख बंद करके 1 से 10 तक काउंट करता है विद अ होप कि आज के बाद थॉमस बॉयड उसे परेशान नहीं करेगा। वो थॉमस बॉयड से कहता है कि वो उसके पीछे ना आए, उसकी जिंदगी ना खराब करे और क्रिस 1 से 10 तक काउंटिंग शुरू करता है। यहाँ वो थॉमस बॉयड से क्लियरली कहता है कि जो कुछ भी थॉमस किया है वो सब माफ हो सकता है, लेकिन टॉमी या थॉमस बॉयड को इस तरह से क्रिस की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली टॉमी को वापस जाना ही होगा। नाउ जैसे ही क्रिस 10 तक गिन के अपनी आंखें खोलता है उसके सामने कोई नहीं था। जी हाँ, इस दिन के बाद से क्रिस की लाइफ नॉर्मल हो गई और उसे आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। इनफैक्ट इस घटना के बाद कॉलेज में क्रिस अपने पुराने फ्रेंड से दूर हो गया, बीट लिंडा, जेफ और क्रेग। धीरे धीरे पूरी कॉलेज इस घोस्ट बॉय वाले इंसिडेंट को भूल जाती है और क्रिस अपने आगे के ईयर आराम से बिता पाया। ऑल्दो क्रिस अब दौड़ना छोड़ चुका है और उसकी लाइफ इस इंसिडेंट की वजह से पूरी तरह से बदल गई थी। अब इस पूरी गुत्थी में एक फाइनल राज खुलता है जो कि काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। क्रिस की माँ पता लगाती है कि उनके एंसेस्टर्स एक्चुअली में वो थे
जो कि सबसे पहले थॉमस बॉयड के मृत शरीर को खोजे थे। यानी कि दोस्तों थॉमस बॉयड से कहीं ना कहीं क्रिस के एंसेस्टर्स कनेक्टेड थे और शायद इसीलिए थॉमस बॉयड की आत्मा क्रिस के पीछे आई थी। जी हाँ दोस्तों, दिस एक्सप्लेन्स द एंटायर थिंग, क्योंकि क्रिस कहीं ना कहीं इस सबसे कनेक्टेड था। वी कैन से कि भले क्रिस एरी हॉल से बाहर आ चुका है, लेकिन शायद वो ट्रूली कभी एरी हॉल से बाहर नहीं आएगा। सो यस, ये थी वो बातें जो कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है, लेकिन यहाँ हमारे मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं। लाइक क्रिस का रूममेट पॉल क्यों भागा और फिलहाल वो कहाँ है? वो कभी भी इस केस पे बात क्यों नहीं किया? देन क्रिस की बात की जाए तो फिलहाल वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है एंड सेम इज द केस विद अदर मेंबर्स, लेकिन आज भी शायद ये लोग एक दूसरे से अलग हैं, बातें नहीं करते। देन क्या ये संभव है कि कॉलेज का स्ट्रेस, नींद की कमी और एड वॉरेंस के लेक्चर के बाद पैदा हुआ सजेशन का माहौल क्रिस और उसके दोस्तों के बीच एक शेयर्ड डिल्यूजन यानी साझा भ्रम होता है ना, वो पैदा कर दिया हो? साइकोलॉजिकल आधार पे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसे ही कई बार मास हिस्टेरिया भी कहा जाता है। नॉट टू मेंशन कि क्रिस पे पढ़ाई के अलावा रनिंग का भी काफी प्रेशर था और अंततः वो रनिंग छोड़ भी दिया, जिससे उसके ओलंपिक में जाने का सपना भी टूट गया। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि 1985 में एरी हॉल के कमरे C2D1 में सच में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तय है, वो अनुभव क्रिस डिसिजैर के लिए बिल्कुल असली था और उसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो फिल्म की कहानी 1976 में सेट है और यहाँ हम एक कपल से मिलते हैं। हस्बैंड का नाम डार्सी है और वाइफ का नाम डैफ्नी और ये दोनों म्यूजिक बनाते हैं। फिलहाल दोनों वेल्स के सिमरू जगह के एक आइसोलेटेड केबिन में रह रहे हैं और वहीं पे अपनी म्यूजिक पे काम कर रहे हैं। नाउ इनकी म्यूजिक नॉर्मल नहीं है, रादर ये लोग नेचर के साउंड्स को कैप्चर करते हैं और उससे ही म्यूजिक बनाते हैं, जैसे बर्ड्स के एक साथ उड़ने की आवाज, पानी की आवाज, जंगल की आवाज, जानवरों की आवाज एंड ऑल दैट। शुरुआती सीन में हम डैफ्नी को एक म्यूजिक पे काम करते देखते हैं और तभी लाइट चली जाती है, जिससे उसका काम रुक जाता है। डार्सी और डैफ्नी की बातों से हम समझ पाते हैं कि डैफ्नी एक नया रिकॉर्ड बना रही है और फिलहाल उसे कुछ बढ़िया साउंड मिल नहीं रहा। अब उस रात डार्सी को एक नाइट में आता है जहां एक घोस्टली इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा है, जबकि रियलिटी में डार्सी काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस में था और अजीब तरह के साउंड्स निकाल रहा था। डैफ्नी यहाँ डार्सी को इस हालत में देखती है और उसकी साउंड्स रिकॉर्ड कर लेती है। डैफ्नी बाद में इन साउंड्स को सुनती है ताकि वो समझ सके कि आखिर क्यों डार्सी को बार बार नाइटमेयर्स आते हैं। अब जब डार्सी को पता लगता है कि डैफ्नी उसके आवाज को रिकॉर्ड कर ली है तो वो फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इससे डैफ्नी भी अपसेट होती है और इनके बीच थोड़ी नाराजगी आ जाती है, जो कि टेम्पररी थी। इसके बाद अगेन हम डार्सी को नेचर के साउंड्स रिकॉर्ड करते पाते हैं जब वो एक पर्टिकुलर साउंड से अट्रैक्ट होकर जंगल में चला जाता है। यहाँ वो एक पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ मशरूम्स ऐसे पैटर्न में उगे हुए थे कि वो एक सर्कल बना रहे थे। डार्सी इसी सर्कल के बीच में जाता है और साउंड रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उसे अजीब फील होता है जिससे वो अपना होश खो देता है। जब डार्सी को होश आता है तो वो फौरन अपने इक्विपमेंट्स उठा के यहाँ से निकल लेता है। नाउ घर जाके जब डैफ्नी इस साउंड को सुनती है तो वो एकदम मंत्रमुग्ध थी, मानो वो जिस अमेजिंग साउंड की तलाश में थी ना, वो उसे मिल गया हो। वो इस साउंड से इतनी प्रभावित होती है कि यहाँ डैफ्नी और डार्सी इंटीमेट भी होते हैं। नाउ इंटीमेसी के दौरान डार्सी एक्साइटेड होकर डैफ्नी के बैक को स्क्रैच कर लिया था और बाद में हम डार्सी को इस बात से प्रभावित होते देखते हैं। आई मीन डार्सी एकदम से अपने हाथ को देखता है, फिर अपने हाथ ऐसे धोने लगता है मानो उसने कुछ गलत किया हो या फिर उसे अपने हाथ से ही घिन आ रही हो। अब ऐसा क्यों है वो आपको थियरी सेक्शन में पता चलेगा। फॉर नाउ डैफ्नी नोटिस करती है कि एक बच्चा थोड़ी देर से इनके घर की तरफ देख रहा था। एनीवेज आगे डैफ्नी म्यूजिक पे अपने कुछ वोकल्स रिकॉर्ड करने लगती है और इसी बीच डार्सी घर के बाहर फील्ड्स में जाता है। वहाँ डार्सी उस बच्चे को देख पाता है जो कि इनके घर की तरफ देख रहा था और डार्सी इस बच्चे को चेज करके पकड़ता है, देन उससे बातें करता है। बच्चे का कहना था कि वो म्यूजिक की आवाज सुन के इस तरफ आया है और पेशे से वो एक हंटर है। बच्चा बताता है कि वो रैबिट्स को फॉरेस्ट में हंट करके खाता है। इनफैक्ट ये बच्चा डार्सी को अपने साथ फॉरेस्ट में ले जाता है ताकि वो ट्रैप्स वगैरह दिखा सके। बच्चा बताता है कि रैबिट्स या किसी भी क्रीचर को ल्योर करने के लिए पहले ये समझना होता है कि वो क्रीचर किस चीज के लिए हंग्री है। एक बार तुम्हें पता चल गया तो वो चीज उस क्रीचर को ऑफर करो जिससे क्रीचर तुम्हारे पास आके ट्रैप में फंस जाएगा। अब दोस्तों ये बच्चा थोड़ी अजीब बातें कर रहा था, लाइक रैबिट्स दो वर्ल्ड्स को जोड़ते हैं, अंडरग्राउंड और रियल वर्ल्ड, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते हैं, ऑल दैट। जो भी हो डार्सी वापस घर आ जाता है। अब अगली सुबह जब डार्सी उठता है तो ये बच्चा इनके घर पे था और वो डैफ्नी से बातें कर रहा था। वो खुद को इनका नेबर बताता है और डैफ्नी भी बच्चे के साथ अच्छे से पेश आ रही थी। डार्सी बच्चे के घर में आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन डैफ्नी कहती है कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है। बच्चे के जाने के बाद नहाते वक्त डैफ्नी यहाँ डार्सी को कन्विंस करती है कि वो बच्चे के साथ अच्छे से पेश आए और उसे साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह सिखाए, क्योंकि शायद वो बच्चा सीखना चाहता है। ऐसे में डार्सी वाकई इस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसे साउंड रिकॉर्डिंग करना
सिखाता है एंड ऑल दैट। ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ फन साउंड रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जैसे मड में वॉक करना, भेड़ की आवाज, इंसेक्ट्स की आवाज एंड ऑल दैट। अब अगले दिन बच्चा फिर से इनके घर आता है और इस बार वो डैफ्नी के लिए एक रैबिट हंट करके लाया था। इसके अलावा बच्चा कुछ गॉर्स ब्लॉसम फ्लावर्स भी लेके आया था, जिसका टी बना के डैफ्नी पीती है। बच्चा कहता है कि ये फ्लावर ट्लाइविथ टेग को दूर रखता है और क्योंकि इनके घर के बाहर ये फ्लावर बहुत ज्यादा है तो दे आर सेफ। बच्चा ये भी कहता है कि जरूर घर के प्रीवियस ओनर को ट्लाइविथ टेग से इश्यूज होंगे, इसलिए वो इतने गॉर्स ब्लॉसम्स प्लांट किया है। एंड सिंस ये बहुत ज्यादा है तो बच्चा इनकी मदद कर सकता है थोड़े फ्लावर्स को बर्न करने में। ये सुन के डार्सी और डैफ्नी थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें ये तक पता नहीं था कि ट्लाइविथ टेग होता क्या है। और इसमें बच्चा कहता है कि वो ओल्ड वंस है और अब इस दुनिया में कुछ ही बचे हैं। ऑफ कोर्स डार्सी एंड डैफ्नी को इस ट्लाइविथ टेग की बातें सुपरस्टिशन लगती हैं और वो लोग इस बात को टाल देते हैं। स्टिल बच्चा इन्हें अपने साथ जंगल दिखाने ले जाता है और यहाँ वॉइस ओवर में वो कह रहा होता है कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक वेल यानी पर्दा जैसा कुछ है जिसे क्रॉस किया जा सकता है। वो ये भी कहता है कि अगर आप फेरीज को आने देंगे तो वो आपको ऐसे प्लेसेस की तरफ गाइड करेंगे जिससे आप डरते हो। खैर ये बच्चा डैफ्नी और डार्सी को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ वो मशरूम वाला सर्कल था और वो डार्सी को सर्कल के अंदर जाने से मना करता है। वो कहता है कि ये एक फेरी सर्कल है जिसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बच्चा बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जो कि कई सालों पहले रेंगते हुए फेरी सर्कल में एंटर कर गया था, जिसके बाद वो काफी तेजी से ग्रो किया, किसी टोड की तरह ब्लोट हो गया और कुछ दिनों बाद नहीं बचा। बच्चे के हिसाब से उसका भाई हमेशा के लिए एनविन यानी कि द डीप में चला गया। ऑफ कोर्स डार्सी को इन बातों पे भरोसा नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि जंगल के जो लोग होते हैं वो ऐसी कहानियां बुनते हैं और तब बुनते हैं जब आसपास कोई अननोन बीमारी से खत्म हो जाए तो उसे जस्टिफाई करने के लिए। नाउ आई नो इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ वेल्श फोकलोर की काफी रेफरेंसेस दी जा रही हैं और इसीलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं फोकलोर पे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर ट्लाइविथ टेग की बातें करें तो ये वेल्स की फोकलोर का एक मैजिकल और मिस्टीरियस क्रीचर है जिसे लोग अक्सर वेल्श फेरीज भी कहते हैं। ये बीइंग्स वेल्स के डीप फॉरेस्ट, लेक्स एंड माउंटेन्स में रहते हैं और उनके बारे में माना जाता है कि वो कभी इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो कभी उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ समय रुक जाता है। उनका अपीयरेंस ह्यूमन जैसा होता है लेकिन वो ज्यादा ब्यूटीफुल और इंचैंटिंग होते हैं। कुछ कहानियों में कहा गया है कि ट्लाइविथ टेग रात के टाइम डांस करते हैं मूनलाइट में और अगर कोई इंसान उनका डांस ज्वाइन करे तो वो कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं लौटता। ये फेरीज इंसानों को रिवॉर्ड भी करती हैं अगर वो उनके साथ काइंडनेस से पेश आए, लेकिन उन्हें चीट करने पे वो शाप भी दे सकती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एनविन एंड फेरी सर्कल। एनविन वेल्स की माइथोलॉजी का एक हिडन और मिस्टिकल रिल्म है, एक ऐसी जगह जिसे अदर वर्ल्ड कहते हैं। ये दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना दुख है, ना बीमारी, ना मौत। कुछ लोग इसे पैराडाइज कहते हैं जबकि कुछ कहते हैं कि ये एक डेंजरस जगह है जहाँ पावरफुल स्पिरिट्स एंड रूलर्स जैसे कि एरेविन राज करते हैं। एनविन में समय अलग तरह से चलता है। अगर कोई वहाँ कुछ दिन गुजारता है तो वापस आके देखता है कि इंसानों की दुनिया में साल बीत चुके हैं। लेजेंड्स के हिसाब से एनविन के दरवाजे कभी कभी ओपन होते हैं वेल्स के हिल्स, लेक्स और केव्स के थ्रू, लेकिन उन्हें क्रॉस करना लाइफ चेंजिंग होता है क्योंकि बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ फेरी सर्कल एक और मिस्टिकल एलिमेंट है सेल्टिक और वेल्श फोकलोर का। ये सर्कल बेसिकली एक जगह होता है जहाँ फेरीज रात को डांस करती हैं और सुबह तक उनके डांस से ग्राउंड पे एक परफेक्ट सर्कुलर मार्क बन जाता है जिसे लोग फेरी रिंग कहते हैं। ये रिंग्स नेचर में मशरूम के फॉर्म में भी मिलते हैं। लोग मानते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से सर्कल में चला गया तो वो फेरीज के स्पेल में फंस जाता है। उसके लिए वहाँ कुछ घंटे ही होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में साल बीत जाते हैं। फेरी सर्कल एक वार्निंग भी है। हर ब्यूटीफुल चीज हार्मलेस नहीं होती और कभी कभी नेचर के मैजिक के पास जाना खुद को खो जाने के बराबर है। एनीवेज कमिंग बैक टू स्टोरी, डार्सी और डैफ्नी इस बच्चे के साथ वापस घर पे आते हैं जहाँ डैफ्नी उसे अपनी पुरानी रिलीज्ड एल्बम्स वगैरह दिखाती है। एल्बम्स की फोटोज देख के बच्चा कहता है कि डैफ्नी वाइल्ड गॉड्स की तरह है जो कि कभी पकड़ी नहीं जानी चाहिए, वो कभी डोमेस्टिकेट नहीं होनी चाहिए। डैफ्नी इन बातों का अर्थ समझ नहीं पाती और इसे इग्नोर करती है। आगे ये बच्चा अजीब पर्सनल सवाल करने लगता है, लाइक डैफ्नी को अब तक बच्चा क्यों नहीं है। डैफ्नी इस सवाल पे अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बच्चा कहता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए डैफ्नी चाहे तो इस बच्चे की माँ बन सकती है। इनफैक्ट ये बच्चा डैफ्नी को मैम यानी कि माँ कह के पुकारने लगता है। इसके बाद ये बच्चा अपनी माँ की एक ललाबाई गा के सुनाता है जो कि उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी और डैफ्नी इस साउंड को रिकॉर्ड कर लेती है। डार्सी के हिसाब से ये ललाबाई किसी स्पेल की तरह साउंड कर रही थी। अब रात को डार्सी उस रैबिट के स्किन को हटाने की कोशिश करता है जो कि बच्चा इनके लिए यहाँ लेके आया था, लेकिन डार्सी ऐसा कर नहीं पाता। दिन सोने के बाद डार्सी को अगेन एक नाइट में आता है जहाँ वो फिर से उस अजीब घोंसले आदमी को देखता है जो कि कुछ तो
तो अजीब खा रहा था। यहाँ में एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा डैफ्नी को एक नुकीली कांटों वाली हेडफोन देता है, जिसे पहनने के बाद डैफ्नी के कान से खून निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सब नाइटमेयर्स ही थे। अब अगली सुबह बच्चा वापस इनके घर आता है एंड डार्सी वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि ये कोई समय नहीं था किसी के घर पे आने का। इस बात को सुन के बच्चा भड़क जाता है, सेइंग कि डैफ्नी बोली थी कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है। बच्चा इस बात पे और भड़कता है कि डार्सी रैबिट को बस थोड़ा स्किन करके सरने के लिए छोड़ दिया। बच्चे का कहना था कि वो उस रैबिट को पकड़ा था, मारा था, लेकिन डार्सी इसका इस्तेमाल नहीं किया, उसे बर्बाद कर दिया। डार्सी बच्चे को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये बच्चा जोर जोर से डैफ्नी डैफ्नी चिल्लाने लगता है। ऐसे में डैफ्नी आती है और वो बच्चे को गले लगाती है। बच्चा कहने लगता है कि प्लीज मुझे वापस मत भेजो, इवन इफ मैं इस जगह को बिलोंग नहीं करता। डैफ्नी उसे काम डाउन करती है और उसके साथ जंगल में जाती है। यहाँ बच्चा पहले रैबिट की काइंड ऑफ छोटी फ्यूनरल करता है, फिर डैफ्नी को जंगल में साउंड सुनाने ले जाता है। डैफ्नी इस बच्चे के पीछे पीछे एक केव जैसी जगह में एंटर करती है और इन दोनों के पीछे डार्सी भी चुपके से आ गया था। अब बच्चा तो डैफ्नी को केव के उस पार लेके चला जाता है, लेकिन डार्सी केव में भटक जाता है। डार्सी बार बार डैफ्नी को आवाज लगाता है और उसकी आवाज केव में गूंज रही थी। डैफ्नी को भी कुछ तो गूंजती आवाज आती है, लेकिन बच्चा उसे केव के उस पार लेके एक अजीब सी जगह पे लाता है जहाँ ट्रीज ऐसे थे मानो जाइंट क्रीचर्स बैठे हों। वो कहता है कि ये विंडोज ऑफ द वुड्स है और वो इन्हें डैफ्नी के लिए गाने को कह सकता है, अगर डैफ्नी प्लीज बोले तो। डैफ्नी प्लीज कहती है और ये बच्चा कुछ तो स्पेल बोलता है जिससे यहाँ तेज हवा चलने लगती है, विच वॉज प्रोड्यूसिंग अ वियर्ड साउंड। डैफ्नी तुरंत इस साउंड को रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं डार्सी केव के अंदर साउंड वाइब्रेशंस फील कर पाता है। डार्सी को ऐसा लगता है मानो बच्चा कह रहा है कि डार्सी के अंदर कुछ तो रॉटन है जो कि अब डैफ्नी पे भी फैलने लगा है। अगर डार्सी को ये सरन रोकना है तो उसे गिरना पड़ेगा। ऐसे में डार्सी अपने सामने एक स्टोन के पास जाता है जिसमें पानी कलेक्टेड था और डार्सी अपना सर पानी में डाल लेता है। यहाँ डार्सी को फिर से नाइट में आता है जहाँ वो अगेन उसी घोस्टली आदमी को देखता है जो कि फिर से कुछ तो खा रहा था। डार्सी इस बार आदमी को डैड कह के संबोधित करता है और ये आदमी डार्सी के मुंह में कुछ तो खिलाने लगता है। तभी डार्सी को होश आता है और वो अपना सर पानी से निकालता है। दूसरी तरफ डैफ्नी अपने होश खो दी थी और जब उसे होश आता है तो वो बच्चे को छोड़ के घर की तरफ भागती है। बच्चा बार बार कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ और डैफ्नी भी ज्यादा दूर जा नहीं पाती एज वो जंगल में भटक गई थी। ऐसे में डैफ्नी हार के बच्चे से कहती है कि वो उसे घर तक लेके जाए। बच्चा अगेन डैफ्नी से प्लीज बुलवाता है और यहाँ वो डैफ्नी को बार बार मैम कह रहा था, मतलब माँ। जो भी हो डैफ्नी बच्चे के साथ घर आ जाती है। वहीं डार्सी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पहले डैफ्नी थी। डार्सी को यहाँ रिकॉर्डिंग के टेप्स मिलते हैं। देन डैफ्नी के रिकॉर्ड का कवर मिलता है जिससे डार्सी हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ा के डार्सी एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसके पैर पे चोट आती है। वहीं घर पे बच्चा आराम से नहा रहा था, लेकिन डैफ्नी वाज वरीड कि उसका पति डार्सी कहाँ है। डैफ्नी बच्चे को घर से जाने को कहती है, लेकिन वो कह रहा था कि उसे दूध पीना है, ही इज हंग्री। इतना काफी नहीं था तो ये बच्चा बेड पे जाके सो जाता है और रात को डैफ्नी से गुड नाइट किस भी देने को कहता है। डैफ्नी ऐसा ही करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब देर रात फाइनली डार्सी घर वापस आता है और उसे देखकर डैफ्नी काफी रोती है। डैफ्नी डार्सी को बताती है कि कैसे बच्चा घर से जा ही नहीं रहा। गुस्से में डार्सी और डैफ्नी जबरदस्ती इस बच्चे को बेड पे से घसीट कर घर से बाहर फेंक देते हैं। बच्चा यहाँ कह रहा होता है कि ये मेरा घर हो सकता है, हम सभी यहाँ रह सकते हैं, ऑल दैट। डार्सी कहता है कि हम तुम्हें नहीं जानते, इनफैक्ट हमें तुम्हारा नाम तक नहीं पता। इस पे बच्चा कहने लगता है कि तुम ही मुझे कुछ भी नाम दे दो, एंड देन चिल्लाते हुए थक हार के यहाँ से चला जाता है। बच्चे के जाने के बाद डैफ्नी यहाँ डार्सी के पैर की मरहम पट्टी करती है और डार्सी डैफ्नी से कहता है कि वो एक बात हमेशा अपने अंदर रखा है जो कि वो आज तक किसी को नहीं बताया है। डार्सी के हिसाब से वो बात बोलने से शायद चीजें रियल हो जाए और ऐसे भी डार्सी को हमेशा मन करता है कि वो अर्थ में मेल्ट हो जाए, यानी खत्म हो जाए। अब इससे पहले डार्सी इस बात के बारे में कुछ और बताता, ये लोग घर के बाहर आग नोटिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चा इनके घर के बाहर वाले गोर्स ब्लॉसम को जला दिया था जो कि उसके हिसाब से ट्लाइविथ टेक को दूर रखते हैं। इस आग के इफेक्ट से हमें पूरा घर जलते हुए नहीं, रादर मेल्ट होते हुए दिखाया जाता है। अब अगले सीन में ये बच्चा वापस घर में आता है और अब ये घर बिल्कुल डिफरेंट था। आई मीन यहाँ हर जगह पेड़ पौधे उगे हुए थे, मशरूम्स उगे हुए थे, स्नेल्स थे और ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर ही जंगल हो। बच्चा डार्सी और डैफ्नी के बेडरूम में जाता है जहाँ दोनों बड़े प्यार से उसे अपने साथ बेड पे सुलाते हैं। ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं मानो ये बच्चा एक्चुअली में उनका अपना बच्चा हो। इस पॉइंट पे हमें फिल्म का एक पुराना सीन दिखाया जाता है, वो सीन जब ये बच्चा डार्सी को रैबिट हंटिंग के बारे में बता रहा था। तब बच्चा बोला था कि रैबिट पकड़ने के लिए पहले ये समझना होता है कि रैबिट को आखिर क्या चाहिए, उसी चाहत को बेट बनाना होता है। खैर प्रेजेंट में ये तीनों इस जंगल वाले घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये लोग रैबिट से खेल रहे होते हैं, स्लाइम जैसे वाटर से बच्चे को नहला रहे थे, फिर लोग बच्चे के साथ खेल रहे थे, इन जनरल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद डार्सी बच्चे को एक कहानी सुनाता है टू हेल्प हिम स्लीप। कहानी एक खरगोश की थी जिसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन खरगोश
खरगोश तो अंडरग्राउंड रहता है ना, तो उसे अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। खरगोश इसलिए डरता था क्योंकि वो अकेला था, लेकिन फिर रैबिट का एक वाइज ओल्ड फ्रेंड था विच वाज अ बैट यानी चमगादड़। वो चमगादड़ रैबिट से कहता है कि अगर तुम आंख की जगह कान से देखने लगो तो देयर इज नो सच थिंग एज डार्कनेस। रैबिट जब अपनी आईज क्लोज किया तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई थी जो कि द डीप से आ रही थी। माँ कह रही थी कि माय लव, अब घर वापस आने का वक्त आ गया है और अब तुम साइलेंस की लैंग्वेज सीख लो। मेरे पास वापस आ जाओ, मेल्ट विद अर्थ एंड बिकम वन विथ मी। हम वापस पुनर्जन्म लेंगे एज वन क्रीचर, मे बी ए मशरूम और ए ह्यूमन। बेसिकली माँ रैबिट को अपने पास बुला रही थी और इस कहानी को सुन के बच्चा सोने लगता है। फिर इस बच्चे के आंख, हाथ सब से एक पीली गाढ़ी लिक्विड निकलती है और अगले ही क्षण उस बच्चे की जगह पे एक रैबिट था। डैफ्नी और डार्सी इस रैबिट को उठा के बाहर ले जाते हैं और उसे एक छोटा सा फ्यूनरल देते हैं, ठीक उस जगह पे जहाँ पे वो मशरूम वाला सर्कल था। इसके बाद हम डार्सी को फिर से साउंड रिकॉर्डिंग करते देखते हैं, जहां वो फाइनली माइक में अपनी सीक्रेट रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि वो डैफ्नी को सामने से नहीं बता सकता था, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। मूवी की शुरुआत जेरी नाम के बंदे से होती है जो कि एक बाथटब फैक्ट्री में काम करता है और जेरी अपने डॉग बॉस्को और कैट मिस्टर विस्कर्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। जेरी दरअसल स्किज़ोफ्रेनिक था, पर वो अपने मेडिसिन नहीं लेता था क्योंकि ही एंजॉयड हिज हैलुसिनेशंस। इन हैलुसिनेशंस की वजह से जेरी को कुछ वॉइसेस सुनाई देते थे और जेरी का मानना था कि ये वॉइसेस बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स के हैं। इतना ही नहीं, जहां बॉस्को को रिप्रेजेंट करता हुआ वॉइस अच्छी बातें बोलता था, वहीं मिस्टर विस्कर्स को रिप्रेजेंट करता वॉइस जेरी को ईविल यानी कि गलत बातें बोलता था। और ये दोनों वॉइसेस एक्चुअली में जेरी के गुड और ईविल साइड को दर्शाते हैं। खैर, जेरी को अपने कोवर्कर फियोना पे क्रश था और वो फियोना को उसके साथ डेट पे जाने के लिए पूछता है। पर डेट वाली रात फियोना अपने ऑफिस के फ्रेंड्स लीजा और एलिसन के साथ कैरियोके पार्टी में चली जाती है और जेरी फियोना का वेट करते करते दुखी हो जाता है। पार्टी के बाद फियोना की कार स्टार्ट नहीं होती और रास्ते में फियोना को जेरी ड्राइव करते मिलता है। जेरी फियोना को लिफ्ट देता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेरी की कार का एक डियर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये डियर अधमरे अवस्था में होता है और जेरी हैलुसिनेट करने लगता है कि डियर अपने पेन को एंड करने के लिए जेरी को उसे खत्म करने के लिए कह रहा है। जेरी डियर को एक नाइफ की मदद से मार देता है, जिसे देखकर फियोना काफी डर जाती है और वो जंगल की ओर भागने लगती है। जेरी फियोना का पीछा करता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो गलती से फियोना को अपने नाइफ से ही स्टैब कर देता है। जेरी फियोना से माफ़ी मांगने लगता है और वो कहता है कि वो फियोना से प्यार करता है, लेकिन फियोना को दर्द में देखकर जेरी उसके पेन को एंड करने के लिए फियोना को कई बार स्टैब करके मार डालता है। तो ये सब कांड करके जब जेरी अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो बॉस्को का वॉइस जेरी को पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, पर मिस्टर विस्कर्स का वॉइस जेरी को फियोना की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहता है। जेरी मेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं जाना चाहता था, तो वो फियोना की बॉडी को कलेक्ट करता है, पर वो मर्डर सीन के पास एक शू और कुछ ऑर्गन्स छोड़ जाता है। अपने घर पर जेरी फियोना की बॉडी को काट देता है और वो इन बॉडी पार्ट्स को बॉक्सेस में स्टोर कर देता है, लेकिन वो फियोना के हेड को अपने फ्रिज में रखता है। अब मेडिसिन ना लेने के कारण जेरी के हैलुसिनेशंस बढ़ने लगते हैं और वो देखता है कि फियोना का हेड उससे बातें कर रहा है। जेरी फियोना से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर फियोना के हेड से आने वाली वॉइस जेरी को अपने मेडिसिन लेने के लिए कहती है। जेरी अपने मेडिसिन लेता है और उसे अपने अब्यूजिव फादर के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। जेरी जब नींद से उठता है तो उसके हैलुसिनेशंस बंद हो चुके थे और वो नोटिस करता है कि उसके पेट्स अब उससे बातें नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो देखता है कि उसका घर कितना गंदा पड़ा हुआ है और चारों तरफ खून के दाग लगे हुए हैं। जेरी फियोना का हेड देखता है जो कि अब स्मेल करने लगा था और ये सब देखकर जेरी घबरा जाता है और वो अपने पिल्स फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके हेलुसिनेशंस फिर से धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं और जेरी को लगता है कि उसकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो गई है, लेकिन रियलिटी में ही वाज जस्ट गेटिंग मेंटल। अब फियोना के हेड से आने वाली वॉइस जेरी को फिर से खून करने के लिए कहती है, क्योंकि फियोना के हेड का कहना था कि वो फ्रिज में अकेले पड़े पड़े बोर हो रही है और उसे एक फ्रेंड की जरूरत है। जिस कंपनी में जेरी काम करता था वहां लीजा नाम की एक एम्प्लॉय जेरी को लाइक करती थी और जेरी लीजा से काफी क्लोज होने लगता है। जेरी लीजा को एक डेट पे लेके जाता है और वो डेट के बाद लीजा को अपने बचपन के घर पे ले जाता है।
यहाँ जेरी की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ये बताया गया है कि जेरी की माँ भी स्किज़ोफ्रेनिक थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाने वाला था, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, बट शी वॉज अनसक्सेसफुल इन हर अटेम्प्ट। तब जेरी की मॉम जेरी को उन्हें मारने के लिए कहती है ताकि उनकी सफरिंग खत्म हो जाए, और जेरी जो कि तब एक बच्चा था वो ठीक वैसा ही करता है। पुलिस को बाद में जेरी की मॉम की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें वहाँ जेरी भी मिलता है, जिसके बाद जेरी को करेक्शन इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर दिया गया था। अब प्रेजेंट में जेरी ये सब सोचकर रोने लगता है और लीजा उसे कंसोल करती है। जेरी और लीजा के घर जाते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि जेरी अपनी नाइफ उसके बचपन वाले घर पर छोड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली तो जेरी लीजा को मारने के लिए वहाँ लेके आया था, पर लीजा का जेरी की ओर अच्छा बर्ताव देखकर जेरी उसे नहीं मारता है। एनीवेज, एक रात लीजा जेरी को सरप्राइज करने के लिए उसके घर पहुंचती है, जिसका एड्रेस उसे ऑफिस से एलिसन के पास से मिलता है। लीजा जेरी के घर की हालत, वहां पर लगे खून, बॉक्सेस ऑफ फ्लैश और एक कटा सर देखकर डर जाती है। तभी जेरी को मिस्टर विस्कर्स की वॉइस लीजा को मारने के लिए उकसाता है, पर जेरी लीजा को पसंद करने लगा था और वो लीजा को मारना नहीं चाहता था। जेरी लीजा को समझाने की कोशिश करता है, पर लीजा खुद को जेरी के बाथरूम में बंद कर देती है, और जब जेरी अंदर आता है तो लीजा जेरी को एक टॉवल हैंगर से मारने लगती है। लीजा भागकर जेरी के रूम में छुप जाती है और जेरी लीजा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। पहले तो लीजा जेरी के अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेती है, पर फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जेरी लीजा को पकड़कर अपने रूम की तरफ धकेल देता है, जिससे लीजा की गर्दन एक शेल्फ से टकरा जाती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। लीजा पेन में होती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। लीजा की मौत के बाद जेरी लीजा की बॉडी को काट कर उसके सर को फियोना के सर के पास फ्रिज में रख देता है। अब जेरी के ऑफिस में लोग फियोना और लीजा को ढूंढने लगते हैं और इसीलिए एलिसन जेरी के घर आ पहुंचती है, क्योंकि लीजा ने जेरी के घर का एड्रेस एलिसन से ही लिया था, विच मीन्स कि एलिसन को पता था कि लीजा जेरी के पास आई थी। जब एलिसन जेरी के घर आती है तो जेरी के हैलुसिनेशंस इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो इमीडिएटली एलिसन को मारकर उसका सर फ्रिज में रख देता है। जेरी अब अपनी हालत से खुद डिस्टर्ब होने लगता है और वो अपने काउंसलर डॉक्टर वॉरेन के पास सब कुछ कन्फेस करने आता है। डॉक्टर वॉरेन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, जिससे जेरी उन्हें बांध कर ले जाता है और वो उनसे मदद मांगता है। डॉक्टर वॉरेन जेरी को काम करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे जेरी को कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। मीनवाइल जेरी के ऑफिस से 2 और लोग जेरी के घर आते हैं और उसके अपार्टमेंट के अंदर जा घुसते हैं। बॉस को जेरी के घर से इसी बीच भाग जाता है और जेरी के घर की हालत देखकर उसके ऑफिस के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ देर बाद जेरी अपने घर आता है और वो डॉक्टर वॉरेन को भी अपने साथ लाता है। इसी दौरान पुलिस भी आ जाती है और जेरी अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है, पर वो गलती से एक गैस पाइप को तोड़ देता है। पुलिस को डॉक्टर वॉरेन मिलती है और उन्हें बाहर निकालने के बाद उस अपार्टमेंट में एक एक्सप्लोजन होता है, जो कि गैस पाइप के टूटने की वजह से हुआ था। जेरी को एहसास होता है कि वो खतरे में है और तभी बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स के वॉइसेस जेरी को अपने दिमाग में सुनाई देने लगते हैं। मिस्टर विस्कर्स का वॉइस जेरी को भागने और छुपने के लिए कहता है, पर बॉस्को का वॉइस कहता है कि उसकी लाइफ अब कोई काम की नहीं, क्योंकि उसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और अब उसे हमेशा के लिए रेस्ट करना चाहिए। जेरी बॉस्को के वॉइस की बात मानकर खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता और धीरे धीरे जेरी बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक वाइट स्पेस को दिखाती है, जहां बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स एक दूसरे से बात करते हुए ये कन्फेस करते हैं कि उनकी बिलीव्स एकदम ऑपोजिट है, पर ऐसा होने से पहले वो दोनों एक टाइम पे एक दूसरे को पसंद किया करते थे। इस कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं और फिर सीन पर जेरी, उसके पेरेंट्स फियोना, लीजा और एलिसन आ जाते हैं। जेरी अपनी मॉम, फियोना, लीजा और एलिसन से माफ़ी मांगता है और फिर वहाँ जीसस आते हैं, जो कि एंड में जेरी को एक फोक लिफ्ट की मदद से ऊपर लेकर जाते हैं।